lecture series on internal security and disaster management on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, हियर स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी हैज कम अप विद गेट कॉम्बो इन द प्राइस ऑफ प्लस। नाउ परचेज प्लस GS और आइकॉनिक GS to get same duration of optional free. Terms and conditions apply. The offer ends on 12th of March. So use the educator code ARPITA10 ARPITA10. Unacademy is also launching optional courses for the month of March from geography to sociology, history, public administration, mathematics and PSIR. Also, Unacademy has come up with UPSC CSE batches for the year 2022 and 2023 for the month of March, starting from 16th of March 2022. Mission 1 year batch course for GS, bilingual batch, fast track MCQ course for UPSC prelims 2022 bilingual batch, a set of 20 general studies books curated as per latest trend of UPSC are available only with 1 year and above GS and combo subscription only. Books are available in Hindi as well as in English medium, जैसे भी learners के preference हो. For more details you can call on the given number. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का काफ़ी बड़ा पार्ट रहता है इलीगल इकोनॉमी में। अगर हम बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, जैसे लॉन्ड्रिंग किसी भी अटायर की या क्लोथ्स की होती है, उसी तरीके से अगर इलीगल तरीके से कमाए हुए मनी को लॉन्डर किया जाता है इलीगल से लीगल दिखाने के लिए, जो डिस्गाइज का पूरा मैकेनिज्म है, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। सो प्रॉपर डेफिनेशन वुड बी दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स। ये इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स वाया इलीगली तरीके से किए जाने वाले सेक्स ट्रैफिकिंग से हो सकता है और अदर इलीगल ट्रेड से हो सकता है। इलीगल ट्रेड्स में भी फर्दर डिवीजन आ जाते हैं। एनिमल की स्किन का ट्रेड हो सकता है जो कि इलीगल तरीके से हो रहा हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है इसमें। तो उससे जितना भी पैसा यानी कि जो मनी है उसे अर्न जब भी किया जाएगा और उसको बुक्स में दिखाने के लिए, अकाउंट्स के बुक्स में दिखाने के लिए आपको अगर लीगल एग्जिस्टेंस बनानी है उस पैसे की, तो उसे लॉन्डर करना होता है, उसे इलीगल मनी को लीगल दिखाना होता है। और इसी को डिस्गाइज को, इसी कंसीलिंग इफेक्ट को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज ऐसा होता है कि दिखाने की कोशिश करी जाती है काफ़ी लोगों द्वारा जो इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं कि ये लेजिटिमेट सोर्सेज से आई है, बट वो असल में लेजिटिमेट सोर्सेज से आया हुआ प्रोसीड या मनी नहीं होता। अब देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है ये इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और इसका एक अलग ही एस्टिमेटेड है। जैसे अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग इज एस्टिमेटेड बिटवीन 2 to 5% ऑफ वर्ल्ड GDP, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 2 to 5% ऑफ वर्ल्ड GDP, यानी कि अगर हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में GDP को देखते हैं, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखते हैं, उस केस में 2 से 5%। इट इज़ फ्रीक्वेंटली अ कॉम्पोनेंट ऑफ अदर मच मोर सीरियस क्राइम्स सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, रॉबरी हो सकता है, एक्सटॉर्शन एट्सेट्रा। आप समझ सकते हैं अगर 2 से 5% वर्ल्ड GDP का पार्ट मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके बैकडोर में, इसके बैकग्राउंड में भी कितनी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी जहाँ से पैसा ऑब्टेन किया जा रहा है, जिसको लेजिटिमेट सोर्सेज से दिखाने की कोशिश की जाती है बाय दीज क्रिमिनल्स। अब बात करते हैं कि मनी को लॉन्डर किया कैसे जाता है, कैसे ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। देखिए, इसको ईजी तरीके से याद रखने के लिए आपको 3 शब्दों में इसको याद रखना होगा। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब है कि जो डर्टी मनी है या जो इलीगली तरीके से कमाई हुई मनी है, जिसको सरकार लीगल नहीं मानती है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसे लीगल नहीं मानती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उस तरीके का जो डर्टी मनी वाला पार्ट है, इलीगल इलेजिटिमेट मनी जो है, उसको पहले लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में डालने की कोशिश की जाती है, रिकॉर्ड्स में उसे पुट किया जाता है। इसी को प्लेसमेंट कहा जाता है। एक बार जब भी प्लेसमेंट होनी शुरू होती है, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है लेयरिंग का।
लेयरिंग का प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इन दी मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म, बिकॉज लेयरिंग में ही जो इलेजिटिमेट पैसा है उसको डिस्गाइज कर कर लेजिटिमेट दिखा जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। और ये होता इतने सटल लेवल पर है कि नॉर्मल ऑडिटिंग में भी अकाउंट्स की बुक्स में पता नहीं चल पाता कि क्या ये मनी लॉन्डर हुआ भी है या नहीं। तो लेयरिंग का मतलब है कंसीलिंग द सोर्स ऑफ मनी थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बुक कीपिंग ट्रिक्स। इसका एक ईजी उदाहरण ये हो सकता है कि जो बुक कीपिंग वाला जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें, या जो ट्रांजैक्शन होती हैं किसी भी बिजनेस में, शेल कंपनीज को, बहुत सारी छोटी छोटी शेल कंपनीज जिनका एक्चुअल सेंस में कोई यूज़ नहीं है, जो काम नहीं कर रही हैं, उनको भी एग्जिस्टेंस में लाना और फिर उनको उनके बुक कीपिंग में या उनके ट्रांजैक्शन में लेयरिंग करते जाना इलेजिटिमेट मनी का। इन दिस केस जो लास्ट और फाइनल मैकेनिज्म आता है मनी लॉन्ड्रिंग में, आखिरी जो स्टेप आता है वो आता है इंटीग्रेशन का, यानी कि आपने प्लेसमेंट करा, लेयरिंग किया और उसके बाद अब आप फाइनल इंटीग्रेशन करते हैं। फाइनल इंटीग्रेशन में द लॉन्डर्ड मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द लेजिटिमेट अकाउंट टू बी यूज फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेस या सर्विस बिजनेस है, सर्विस देने का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कार वॉशिंग बिजनेस हो सकता है। अब उस कार वॉशिंग बिजनेस में अगर इलेजिटिमेट मनी की पहले प्लेसमेंट की जाएगी और बहुत सारी ऐसी रिसीट्स को बनाया जाएगा बार बार, जो कि असल सेंस में कभी कार वॉशिंग बिजनेस में लोगों द्वारा कभी वो रिसीट्स बनी ही नहीं, लोग आए ही नहीं उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, और उन रिसीट्स के यूज़ से मनी को लेयर किया जाएगा। और एक बार अगर लेयरिंग हो जाती है फिर उसको बुक्स में एज ए लेजिटिमेट मनी दिखा दिया जाएगा और ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस आ जाता है। ये सर्विस बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े जो रैकेट्स हैं उनको बस्ट किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है सरकारी एजेंसी द्वारा, तो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनीज सामने आती हैं या शेल कंपनी सामने आती हैं जो इस तरीके की प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन करती हैं। यानी कि कस्टमर कभी दुकान तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन उसके नाम की या किसी भी और कस्टमर के नाम की द्वारा पर्चियां यानी कि रिसीट्स को बना दिया जाता है और उन रिसीट्स में ऐसी ट्रांजैक्शन को दिखाया जाता है जो कभी हुआ ही नहीं, और उस ट्रांजैक्शन की जगह पर अपना इलेजिटिमेट मनी को वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू लेयर, इन ऑर्डर टू कंसील एंड इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दैट ब्लैक मनी। अब इसको आप इस साइकिल के रूप में भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए इलिसिट एक्टिविटी की गई, जैसे मान लीजिए ड्रग्स का ट्रेड किया गया, ड्रग्स में काफ़ी सारे ड्रग्स आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोकेन है, कोकेन का अगर इलिसिट तरीके से ट्रेड किया गया, एक्टिविटी हुई, तो उससे पैसा जो भी जनरेट होगा, इलीगल मनी जो है, उसको पहले प्लेस किया जाता है, प्लेसमेंट के प्रोसीजर में आता है, दैट इज़ डिस्पोजल ऑफ बल्क कैश। उसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है लेयरिंग का, जहाँ पर मल्टीप्लाई ट्रांसफर्स होते हैं। उसके बाद चौथा प्रोसेस आता है इंटीग्रेशन का, जहाँ पर नकली पैसे को असली पैसा बनाकर देखा जाता है। ये नकली और असली का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है पैसे की या मनी की, इट इज़ कि वो इलीगल है और वो लीगल बना दिया जाता है इंटीग्रेशन के प्रोसेस में। यानी कि ऐसी चीज़ जो इलिसिट तरीके से आई और ब्लैक मनी थी, उसको आपने वाइट में लॉन्डर कर दिया। जैसे एक कपड़े को हम वॉश करते हैं, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड इन अ वॉशिंग मशीन, जो लॉन्ड्री का प्रोसेस होता है वही मनी में कर दिया। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन फॉर्म आता है वो आता है स्मर्फिंग का, जिसको कई बार स्ट्रक्चरिंग भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि बड़े अमाउंट का जो पैसा है, जो ब्लैक मनी है या जो इलेजिटिमेट मनी है, उसको छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से मल्टीपल शेल कंपनीज़ के द्वारा, शेल कंपनीज आर बेसिकली ऐसी कंपनीज जो कि जिनका एक्चुअल सेंस में कोई ऑपरेशन नहीं है, जिनका एक्चुअल कोई बिजनेस नहीं है, बस उन्हें एज अ सिस्टर कंपनी बना दिया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है स्मर्फिंग के लिए। तो स्मर्फिंग में मान लीजिए बहुत बड़ा इलिसिट मनी का बल्क अमाउंट है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में 1 से 1.5 साल या 2 साल के पीरियड के अंदर एक नॉर्मल शेल कंपनी भी हो सकती है, एक नॉर्मल कंपनी भी हो सकती है, उसके बुक्स में उसको इंटीग्रेट किया जाता है। इसी को स्मर्फिंग कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई बिजनेस इलिसिट एक्टिविटी से 10 करोड़ रुपए का होता है, तो उस 10 करोड़ की राशि को छोटे छोटे बिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ, ये 2 साल हो सकता है, 3 साल या इनफैक्ट 1 साल भी हो सकता है, इन द प्रोसेस ऑफ स्मर्फिंग। इसी को स्ट्रक्चरिंग भी कहा जाता है। उसके बाद आता है बल्क कैश स्मगलिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट्स के एक्सपोज होने के, जिसमें आप देखेंगे कि
काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज बल्क कैश स्मगलिंग के प्रोसेस के दौरान क्रिमिनल्स को पकड़ती हैं। उसके बाद कैश इंटेंसिव बिजनेसेस आर ऑल्सो देयर, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा फॉर्म है। ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग भी की जाती है। शेल कंपनीज यानी कि ऐसी नकली कंपनीज जिनका एक्चुअल कोई बिजनेस मॉडल है नहीं, ऑपरेशन उनका कोई है नहीं, प्रोडक्शन वो किसी चीज़ का कर नहीं रहे हैं, बेच किसी वो चीज़ को रहे नहीं हैं, बट लेकिन कंपनीज इसलिए बना दिया गया क्योंकि कॉरपोरेशंस ईजी चैनल हो सकती है मनी को लॉन्डर करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। राउंड ट्रिपिंग भी की जाती है। देखिए, राउंड ट्रिपिंग एक अलग मेथड है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में ही आता है। इसमें एक देश से, जैसे मान लीजिए एक कंट्री है, एक देश है, फॉर एग्जांपल कंट्री ए, तो कंट्री ए से इलेजिटिमेट मनी को लिया जाएगा, कंट्री बी में भेजा जाएगा और फिर कंट्री बी से वापस उसको कंट्री ए में ट्रांसफ़र किया जाता है। ज़्यादातर जो कंट्री बी होती है उसको बोला जाता है ट्रिपिंग कंट्रीज़ या ट्रिपिंग प्लेसेस, और यही ट्रिपिंग प्लेसेस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ करे जाने वाला जो कंट्री है वो मॉरिशस है। मॉरिशस में इस तरीके की ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का किसी न किसी तरीके का केस सामने आता है बड़े लेवल पर, तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर लॉज ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं हैं, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को एज राउंड ट्रिपिंग में यूज़ किया जाता है। गैम्बलिंग भी इसका एक हिस्सा आता है। ब्लैक सैलरीज, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी टैक्स मानकों पर या टैक्स को चोरी करने के लिए बड़े लेवल पर दी जाती हैं, बट फ्रॉम दी बैक एंट्री, जो कि इलिसिट मनी होता है। ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स एमनेस्टीज, यानी कि जिसमें टैक्स लायबिलिटी पर फॉरगिवनेस दे दी जाती है सरकार द्वारा। इन सभी फॉर्म्स में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग में जो सबसे टॉप 3 फॉर्म्स हैं वो आपको याद रखना है। स्मर्फिंग है, स्ट्रक्चरिंग यानी कि बड़े इलिसिट अमाउंट को लेजिटिमेट बनाकर छोटे छोटे अमाउंट्स में अपनी बुक्स में बुक कीपिंग करना उसकी। उसके बाद शेल कंपनीज एंड राउंड ट्रिपिंग, यानी कि जिसमें एक देश से पैसा इलिसिट दूसरे देश में भेजा जाता है और दूसरे देश से वापस उसी पहले वाले देश में आ जाता है ब्लैक से वाइट बनकर। अब बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पर। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग ही इकोनॉमी है, इसको ब्लैक इकोनॉमी या अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर ही आएगा। प्राइवेट सेक्टर की लेजिटिमेसी पर हमेशा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है जब भी बात की जाती है ब्लैक मनी के बारे में या मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट्स की इंटीग्रिटी को भी ये अंडरमाइन करता है। अब सरकार ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई हैं वो सारी पॉलिसीज़ एक डेटा के हिसाब से काम करती हैं, और ये डेटा जो है ये डेटा सभी इंडिविजुअल्स का है जिन्होंने भी बैंकिंग सेक्टर से अपने पैसे को या इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटीज़ में, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रूप में काम करता है। बट ऐसा पैसा जो कभी बुक्स में आया ही नहीं, जिसको सरकार कभी देख ही नहीं पाई, वो इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत अलग लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर सरकार ने 100 रुपीज़ को ध्यान में देकर एक पॉलिसी को बनाया, बट अगर अंडरग्राउंड तरीके से जो इकोनॉमी है वो 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़ में पे भी चल रही है, तो सरकार उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाती। इससे इकोनॉमिक पॉलिसी पर बहुत बुरा फर्क पड़ता है और इन्फ्लुएंस भी खराब होता है। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड इंस्टेबिलिटी बिकम्स वन ऑफ द रीज़न, जिससे लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होता है। प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स पर सरकार फिर उसको एक अलग नज़रिए से देखने लग जाती है और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन देखने को नहीं मिलता है और प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिसी सरकार नहीं ला पाती, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार इकोनॉमिक प्राइसेस में भी राइज आता है और इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज और ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें भी स्ट्रेट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसका एक और बड़ा कारण ये भी है कि जब भी फंड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, यानी कि डॉलर टू रुपीज़ या रुपीज़ टू डॉलर का जो रेट है, उस पर भी बहुत बड़ा लेवल पर इन्फ्लुएंस होता है ऑफ दीज मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। जब हम बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट्स की, तो इसका एक असर इकोनॉमिक के बाद सोशल इम्पैक्ट्स पर भी पड़ता है, बिकॉज समाज के लिए किसी भी तरीके का क्राइम जो है वो गलत है, और क्राइम अगर फंड हो जाता है बाय मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ तो ये और भी ज़्यादा गंभीर बना देता है सिचुएशन को। ह्यूमन डेवलपमेंट डिक्रीज हो सकता है, रिसोर्स का जो एलोकेशन है वो ख़राब हो जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और बढ़ सकती हैं, जैसे मान लीजिए सेक्सुअल ट्रैफिकिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई और ड्रग्स। ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो और बड़े लेवल पर काम करने लग जाती हैं, जिसके लिए सरकार को भी फिर फंड ज़्यादा लगाने होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। तो ये दोनों ही तरीके से सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं, फ्रॉम द स्टेट पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर।
It also affects the trust of local citizens in their domestic financial institution and declines the moral and social position of the society by exposing it to activities like smuggling, corruption and other criminal activities and even drug trafficking. इसका एक और इम्पैक्ट पॉलिटिकल लेवल पर भी होता है, जहां पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कार्टल्स बन सकते हैं पॉलिटिक्स में ही, जहां पर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ेगा। कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ने का एक कारण ये भी रहता है कि अगर इलिसिट तरीके से कमाया हुआ जो पैसा है, जो मनी है, अगर उसको प्रॉपर चेक नहीं किया गया तो उसकी वजह से पॉलिटिकल फंडिंग में कहीं ना कहीं एंट्री ले लेता है, और पॉलिटिकल फंडिंग में अगर क्रिमिनलाइज्ड मनी आ जाता है तो वहाँ से क्रिमिनलाइजेशन भी बढ़ने लग जाता है पॉलिटिक्स में। इसलिए फिर एक्चुअल सेंस में जो लीडर्स होने चाहिए या जो पॉलिटिशियंस का जिनका एक्चुअल कॉज जो है वो सही है, अच्छी इंटेंशन है, वो आगे नहीं आ पाते, और जिनके पास फंड्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वो उसको फुलफिल भी कर पाते हैं, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिक्स में आने लगेंगे। ये भी एक बड़ा कारण है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में एक और बड़ा फैक्टर ये भी आता है कि लोगों का पॉलिटिक्स से ट्रस्ट धीरे धीरे हटने लग जाता है, और पॉलिटिक्स से जैसे ही ट्रस्ट हटता है तो कहीं ना कहीं स्टेट क्राफ्ट से यानी कि राजतंत्र से भी उनका इन्फ्लुएंस, जो उनका जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है और अनार्कल टेंडेंसीज भी बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या क्या फॉर्म्स हैं, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं। आप समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स लिए हुए हैं सरकार ने जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके, बिकॉज ये बहुत ही गलत रहेगा अगर इसको बढ़ावा दिया जाए और इंटरनल सिक्योरिटी को ये जेओपार्डाइज कर सकता है। तो देखिए, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1976 में आता है, द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें पेनल्टी के बारे में बताया गया। इट कवर्स पेनल्टी ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ स्मगलर्स and foreign exchange manipulators and for matters connected therewith and incidental thereto। उसी की तरीके से 1985 में ऑलमोस्ट 9 साल बाद नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट आता है, जिसमें पेनल्टी के बारे में बताया गया ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स। उसके बाद हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रॉपर एक्ट आ जाता है 2002 में, बिकॉज 2002 तक आते आते अर्ली 2000s तक ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको कि PMLA भी बोला जाता है, इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क पुट इन प्लेस बाय इंडिया टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें सभी बैंक्स आएंगे, इनफैक्ट जो फेडरल बैंक है यानी कि RBI इंडिया के केस में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी आएगा, इंश्योरेंस कंपनीज भी आएंगी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी आएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आएंगी। एज पर दिस एक्ट के अंदर एक रिपोर्टिंग एंटिटी का कंसेप्ट भी दिया हुआ है, विच वुड इंक्लूड अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी। और इसमें टैक्स में इसमें फाइन की भी बात की गई है एज पर दिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 5 लाख का था, बट 2012 के अंदर जब अमेंडमेंट आता है तो 2002 वाला जो एक्ट है इसमें ये 5 लाख की अपर लिमिट जो थी उसको हटा दी जाता है। PMLA में काफ़ी प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, जिनमें कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़, यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मनी लॉन्डर कर इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट बना लिया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मकान, बहुत सारी ज़मीनें, प्लॉट्स को ख़रीदा, उस केस में सरकार कन्फिस्केट भी कर सकती है अंडर PMLA 2002। और इसमें जब अमेंडमेंट होता है 2012 में, तो उसमें अब फाइन को भी बढ़ा दिया गया है, उसके अब कोई अपर लिमिट रही नहीं है। ऑल्सो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करती है EIC को, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, विच इज़ हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसी की जब भी हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में, जो आप इनफैक्ट बिजनेस जो पेज होता है न्यूज़पेपर का, या जो मैगजीन्स होती हैं या बिजनेस चैनल्स पर भी आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, दैट इज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इट इज़ अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि भारत में जितने भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड लॉज हैं या इकोनॉमिक क्राइम जो होता है उसको फाइट करने में मदद करती है। एंड वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ ED और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द PMLA एक्ट, जो कि 2002 का है। इसीलिए किसी भी तरीके का कन्फिस्केशन होता है प्रॉपर्टी का,
आप देखते हैं काफ़ी बार सेलिब्रिटीज़ के नाम आते हैं न्यूज़ में, और वहाँ पर ईडी का भी नाम आता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या फिर इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी या इस पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट ये केस स्टार्ट हो सकता है। तो ये सभी जो कॉन्फिस्केशन का जो पार्ट है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट होती हैं जुडिशरी के लेवल पर बाद में, बट स्टार्टिंग में ही एजेंसी द्वारा, उसमें सबसे पहले नाम ईडी का रहता ही है। इट कैन टेक एक्शंस लाइक कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ द सेम इज डिटरमाइंड टू बी proceeds of crime derived from a scheduled offense under PMLA, and to also prosecute the persons involved in the offense of money laundering. अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, आगे क्या किया जा सकता है। देखिए, जो इवॉल्विंग थ्रेट्स है मनी लॉन्ड्रिंग की, दे आर सपोर्टेड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें सोशल मीडिया भी काफ़ी बड़े लेवल पर काम करता है, एंड इट नीड टू बी एड्रेस्ड विद द इक्वली एडवांस्ड एंटायर मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और साइबर वॉरफेयर से निपटने वाली एक्ट्स भी शामिल हैं। Both at international and domestic stakeholders need to come together by strengthening data sharing mechanisms amongst them to effectively eliminate the problem of money laundering, because कहीं ना कहीं अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन वर्ल्ड पर मनी लॉन्ड्रिंग का मैकेनिज्म शिफ्ट हो रहा है और होता है, उस केस में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को डिसमेंटल करना ईजी हो जाएगा सरकारी एजेंसीज के लिए इन रिगार्ड्स विद दैट ऑफ द ऑफलाइन कंडीशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.